नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, साइकोलॉजी का एक जो अच्छा टॉपिक है वो है बच्चा एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। तो इसी टॉपिक से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के जो वीडियो मैंने साइकोलॉजी को बनाए हैं, क्वेश्चन और आंसर किए हैं, जो अगले लास्ट 15 चैप्टर्स के या 15 टॉपिक हैं, जो उन टॉपिक्स में आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछते रहिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है। क्वेश्चन आपने समझ लिया। पहला है बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना और उनका हल करते समय सहायता करना। दूसरा है पाठ्यपुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। तीसरा है सभी समस्याओं का सही हल प्रदान करना जो छात्रों के सामने खड़ी है, यह समस्याएं हल करने के लिए पुरस्कार देना। इन चारों में से कौन सा तरीका है जो अध्यापिका को बच्चों के साथ करना चाहिए जिससे कि बच्चे एक बेहतर समस्या समाधानकर्ता बने। तो पहला जो ऑप्शन है जिसमें लिखा है कि बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना और उनका हल करते समय सहायता करना, सही ऑप्शन है। क्योंकि विविध प्रकार की समस्याएं प्रदान करने के बाद शिक्षक द्वारा स्केप होल्डिंग की विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्यवहारगत समस्याओं की रोकथाम करने में निम्न में से कौन सा सबसे अधिक प्रभावशील है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, व्यवहारगत समस्याओं की रोकथाम के बारे में बोला है। तो 4 ऑप्शंस हैं। समस्या वाले बच्चे को सारा दिन पुस्तकालय में बैठाना, संघर्ष से निपटने के लिए बच्चे को आक्रामक रहित तरीके प्रदान करना, अपने व्यवहार के लिए खेद महसूस करने के लिए समस्या वाले बच्चे को विवश करना, या क्लास में समस्या वाले बच्चे का बहिष्कार करना। तो इन चारों में से आपको बताना है कि व्यवहारगत समस्याओं की रोकथाम करने में निम्न में से कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावशील है। आक्रामक रहित तरीके प्रदान कर व्यवहारगत समस्या का निवारण करना सबसे अधिक प्रभावी होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है। लेकिन क्यों? क्योंकि शिक्षक को इस प्रकार के बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए उदार, सहायक और मुखर शैली का अनुसरण करना चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए कि आक्रामकता की तुलना में समस्या का समाधान करने के लिए चर्चा, परिचर्चा, समझौता और समायोजन सबसे बेहतर उपकरण है। यानी कि आक्रामक रहित तरीके प्रदान करना ये सबसे ज़्यादा जरूरी होगा संघर्ष से निपटने के लिए। बच्चों को ये समझाना है, टीचर्स को। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। क्वेश्चन 3, प्रतिक्रिया का विलोप होना किसके बाद अधिक कठिन हो जाता है। आंशिक पुनर्वलन, सतत पुनर्वलन, दंड या मौखिक भर्त्सना। जो प्रतिक्रिया है उसका विलोप होना, यानी कि कोई एक एक्शन होता है उसका रिएक्शन, यानी किसी ने आपको कोई पनिशमेंट दिया तो उसका जो रिएक्शन है वो खत्म दिमाग से कैसे होगा, या कैसे किसके बाद अधिक कठिन हो जाता है खत्म करना। क्वेश्चन को आपने समझ लिया। अब यहाँ पर है पहला आंशिक पुनर्वलन। आंशिक पुनर्वलन वह प्रतिक्रिया है जिसमें किसी को निरुद्देश्य या बेतरतीब ढंग से पुरस्कृत किया जाता है। जो एक आंशिक पुनर्वलन जो तरीका है, इसमें क्या होता है, किसी को भी एक बिना उद्देश्य के या फिर बेतरतीब ढंग से पुरस्कृत किया जाता है। इससे क्या होता है कि इसके बाद प्रतिक्रिया का विलोप होना सबसे अधिक कठिन हो जाता है। वो है ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, यानी कि मूड स्विंग्स, अपमानजनक व्यवहार, या फिर डी को डी, वाज को 100, 21 को 12 लिखना, या फिर कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। इन चारों में से कौन सा व्यवहार है जो बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है कि बच्चा सीखने में निर्योग्य है। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि पहले ही बताया था, ये जो ऑप्शन नंबर 3 में दिए हैं ये सब चीज़ें किसको होती हैं, जिसे अधिगम यानी कि पढ़ने में असमर्थता होती है। डिस्लेक्सिया है जो एक ऐसा विकार है जो सामान्य बुद्धि के बावजूद बच्चों के लिए पढ़ने में परेशानी पैदा करता है। तो डिस्लेक्सिया वाले बच्चों के लिए शब्दों की बर्तनी में आसानी से पढ़ने, शब्द लिखने, बोलकर पढ़ने में और शब्दों को उच्चारण में और अपने पढ़े को समझने में कठिनाइयाँ आती हैं। तो पढ़ने या लिखने के दौरान डिस्लेक्सिया वाले बच्चों को ये जो शब्द दिए हुए हैं, बी को डी, वाज को 100, इस तरह से लिखने में और पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, या फिर ये इसको उल्टा पलट भी देते हैं। तो यही होती है अधिगम निर्योग्यता की पहचान। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एकल अभिभावक के बच्चे का शिक्षण करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए।
इस तरह के बालक के साथ अलग तरह का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के बालक को कम गृह कार्य देना चाहिए। स्थिर एवं सतत वातावरण प्रदान करना चाहिए। इस तथ्य को अनदेखा करना और दूसरे बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो अगर एकल अभिभावक के बच्चे के साथ अगर भेदभाव किया जाएगा तो उसमें हीन भावना भी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए अध्यापक को इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और उसके साथ जैसे अन्य बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राक कल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्राक कल्पना का निर्माण करना। तो एक व्यक्ति के लिए किसी समस्या के हल को पहचानना आवश्यक होता है और इसके पश्चात ही व्यक्ति समस्या को विश्लेषित कर सबसे उपयुक्त तरीके से हल कर सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है कि समस्या के प्रति जागरूकता, यह सबसे सही पद्धति होगी, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण होगा यही समस्या के प्रति जागरूकता। क्योंकि जब तक कि उसे समस्या और समस्या के हल के बारे में नहीं पता होगा तब तक वह उस समस्या को विश्लेषित नहीं कर पाएगा और उसे अच्छे तरीके से हल नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन 7 है शिक्षक, ये खाली जगह है, एक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। तो इनमें से किसके अलावा बाकी सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है टीचर? मुक्त खेल के लिए समय देने के अलावा, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने के अलावा, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा, या मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने के अलावा। ऑप्शन नंबर जो 3 है कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई काम करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। छात्रों से पूर्णता की उम्मीद है। जब छात्र खुद से काम करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे सर्वोच्च स्तर के कार्य की उम्मीद करने से समस्या का समाधान की प्रक्रिया मजेदार नहीं बन सकेगी। यह शिक्षार्थियों पर दबाव बना सकता है या उनमें डर की अवधारणा का विकास हो सकता है। यानी कि जब कोई विद्यार्थी है या कोई बहुत सारे विद्यार्थी हैं जब खुद ही कोई काम करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए शिक्षक को कि यह पूरा का पूरा उसे सॉल्व ही कर लेंगे। इससे क्या होता है, उनके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है। तो इसी एक बात को छोड़ते हुए बाकी के सभी जो तीनों बातें हैं उनसे समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बनाया जा सकता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन 8 है, निम्न में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? इनमें से कौन सी विशेषता जो समस्या समाधान उपागम है उसका एक विशेष चिन्ह है? समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है और समस्या केवल एक सिद्धांत या फिर प्रकरण पर आधारित होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा कि एक हिंट है वो शिक्षार्थियों की समस्या को सुलझाने में मदद करता है, यानी कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। जो समस्या कथन है उसमें जो एक हिंट है वो उसमें अंतर्निहित रूप से ही दी होती है और एक हिंट ही शिक्षार्थियों की समस्या सुलझाने में मदद करती है। तो 8 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि समस्या समाधान लक्ष्योन्मुखी नहीं है, एक कौशल नहीं है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है, संख्या संबंधी योग्यता के बारे में नहीं है, समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित नहीं है। तो समस्या समाधान इनमें से क्या नहीं है? तो वो है समस्या का हल निकालना सामान्य या फिर अनौपचारिक तरीके का इस्तेमाल अनुक्रमिक ढंग से करने में बनता है जो समस्या का समाधान खोजने के लिए है। यह कई मानसिक कौशलों का जोड़ है, यानी कि संख्या संबंधी योग्यता के बारे में नहीं है समस्या समाधान, क्योंकि समस्या का जो हल निकालना होता है वो सामान्य या फिर अनौपचारिक तरीके का इस्तेमाल अनुक्रमिक ढंग से करने से बनता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन 10 है, खाली जगह है कि अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। समस्या की पहचान के अतिरिक्त, संभावित युक्तियों को खोजने के अतिरिक्त, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटने के अतिरिक्त या फिर परिणामों की आशा करने के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर 2 देखिए आप
कि किसी समस्या को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, यानी कि समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के अतिरिक्त बाकी के निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। 10 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये टोटल 10 क्वेश्चन थे इस टॉपिक से। 10 में से आपको कौन से क्वेश्चन में कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद वाला जो अगला टॉपिक है वो रहेगा बालकों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा है। इससे संबंधित क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिए। साथ में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।